भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने रखा भाजपा देश की आशा विपक्ष की हताशा का प्रस्ताव के जरिए विपक्ष पर जमकर बरसे गृह मंत्री। कहा, कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को दिया भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण का रंग। पीएम मोदी के 10 वर्षों में ही हुआ हर व्यक्ति का समग्र विकास। अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को देंगे 2024 की जीत का मंत्र। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा भव्य राम मंदिर पर रखा प्रस्ताव हुआ पारित। 22 जनवरी का दिन देश के इतिहास में बताया अविस्मरणीय। कहा, दुनिया भर के राम भक्तों के लिए ये दिन ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी करेंगे बैठक। लोकसभा की तैयारियों और केंद्र व राज्य की योजनाओं पर चर्चा की संभावना। किसानों और सरकार के बीच आज शाम चौथे दौर की बातचीत। हरियाणा के 7 जिलों में 19 फरवरी तक इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ी। आंदोलन की वजह से सीमाओं पर लोगों की बढ़ी दिक्कतें। पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर साधा करारा निशाना। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। डीजीपी राजीव कुमार ने संदेश खाली में हुई हिंसा के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की कही बात। खेल की खबरों में भारत की बेटियों ने रचा इतिहास। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में थाईलैंड को 3-2 से हराकर पहली बार जमाया खिताब पर कब्जा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और इसी के साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन आज भव्य राम मंदिर पर प्रस्ताव बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रखा। इस प्रस्ताव को पारित किया गया। पीएम मोदी का अभिनंदन भी किया गया और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दूसरा प्रस्ताव भी रखा। भाजपा देश की आशा विपक्ष की हताशा नाम से रखे गए इस प्रस्ताव को रखते हुए अमित शाह ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर खूब निशाना साधा। अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में जितनी सरकारें आई सबने समय अनुकूल विकास करने का काम किया, लेकिन समग्रता से हर क्षेत्र का, हर व्यक्ति का विकास सिर्फ पीएम मोदी के 10 साल के कार्यकाल में ही हुआ है। 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 140 करोड़ की जनता को पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस मोदी ने दिया है। समग्रता से विचार, हर क्षेत्र का विकास और हर व्यक्ति का विकास करने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल में हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के अंदर देश सुरक्षित हुआ, देश समृद्धि की ओर आगे बढ़ा। 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि इस अधिवेशन के बाद 2047 का भारत कैसा होगा, इसका पीएम मोदी का संदेश लेकर हम हर चुनाव क्षेत्र में जाएंगे। पूरे देश में कहीं संशय नहीं है। देश ने तय किया है कि पीएम मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज, उसको वोट बैंक के नाते एक कांग्रेस और इंडी अलायंस वालों ने उपयोग तो बहुत किया। पहली बार उनको सम्मान और हिस्सेदारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और मैं आज बताना चाहता हूं मित्रों आपको कि 140 करोड़ की जनता ने पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। न केवल महान भारत का स्वप्न देने का साहस, उस स्वप्न को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए सामूहिक पुरुषार्थ करने का मन भी
नरेंद्र मोदी ने बनाया है और पूरे देश के सामने एक लक्ष्य रखा कि 2047 में भारत पूर्ण विकसित भारत होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, गुलामियों की निशानियों से मुक्त भारत होगा। अपने संबोधन में आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश में 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G का मतलब घोटाला नहीं है, 2G का मतलब 2 जनरेशन पार्टी। 4-4 पीढ़ी तक इनका नेता नहीं बदलता। इस देश के अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं है, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी। 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है, 4-4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। क्यों भाई? देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता? ना जी, वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत 2047 के भारत का लक्ष्य रखते हैं, जबकि सोनिया गांधी का लक्ष्य राहुल गांधी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य बेटे को सीएम बनाना, लालू यादव का लक्ष्य बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह यादव तो बेटे को सीएम बनाकर ही गए। जिनका लक्ष्य परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो क्या गरीब का कल्याण करेगा? मोदी जी कहते हैं महान भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा, आत्मनिर्भर भारत की रचना हो, 2047 तक का लक्ष्य रखा। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। वहीं अमित शाह ने भाजपा देश की आशा विपक्ष की हताशा प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की धज्जियां ही उड़ा दी। इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह और उन्होंने कहा कि देश ने तय कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 2024 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे। 10 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है देश के अंदर। साथ ही उन्होंने कहा कि गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का कार्य मोदी जी ने किया है। इसके बाद उन्होंने नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद आखिरी सांसें गिन रहा है, जिसके खिलाफ लगातार भाजपा सरकार जो है वो काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 22 जनवरी का दिन देश के इतिहास में अविस्मरणीय हो गया है। दुनिया भर के राम भक्तों के लिए यह दिन ऐतिहासिक बन गया है। 22 जनवरी का दिन करोड़ों राम भक्तों की आकांक्षा व सिद्धि, भारत की आध्यात्मिक चेतना के पुनर्जागरण और महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से 22 जनवरी का दिन सभी भारतीयों को दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए एक पवित्र अवसर बन गया है, जिस कल्पना को अनेक पीढ़ियों ने सैकड़ों वर्षों तक संकल्प की तरह अपने हृदय में संजोए रखा था। उस संकल्प की सिद्धि ऐसे समय में हुई है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति करने की दिशा में अग्रसर है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उन्होंने कहा कि मेरे विचार और प्रार्थनाएं आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के अनगिनत भक्तों के साथ हैं।
आने वाली पीढ़ियां उन्हें समाज में उनके अमूल्य योगदान के लिए याद रखेंगी, विशेषकर लोगों में आध्यात्मिक जागृति के उनके प्रयासों, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा जैसे कार्यों के लिए। मुझे वर्षों तक उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैं पिछले साल के अंत में डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़ में चंद्रगिरी जैन मंदिर की अपनी यात्रा को कभी नहीं भूल सकता। उस समय मैंने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी के साथ समय बिताया था और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश का दौरा करते हुए नजर आएंगे, जहां सुबह करीब 10:30 बजे प्रधानमंत्री संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री कल्की धाम मंदिर के मॉडल का अनावरण करने के साथ साथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। कार्यक्रम में कई संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य लोग भी शामिल होंगे। फरवरी 2023 में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में प्रधानमंत्री पूरे उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की 14,000 परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ये परियोजनाएं विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, आईटी और आईटीईएस, खाद्य प्रसंस्करण, आवास और रियल एस्टेट, आतिथ्य और मनोरंजन, शिक्षा जैसे क्षेत्रों से संबंधित है। कार्यक्रम में लगभग 5,000 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे, जिनमें कई प्रसिद्ध उद्योगपति, शीर्ष वैश्विक और भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि, राजदूत और उच्चायुक्त और अन्य प्रतिष्ठित अतिथि भी इसमें शामिल होंगे। वहीं सरकार और किसानों के बीच आज चौथे दौर की बातचीत चंडीगढ़ में होने जा रही है। इससे पहले किसानों और सरकार के बीच 3 दौर की बैठक हो चुकी है। वहीं पिछली बार की चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा था कि किसानों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। वहीं अब आज चौथे दौर की बातचीत में एक बार फिर किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत होगी और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार की बैठक में कोई समाधान जरूर निकल सकता है। किसान अपने आंदोलन के छठे दिन भी दिल्ली जाने की जिद को लेकर शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान यूनियन ने पंजाब के सभी टोल पर कब्जा कर 2 दिन के लिए सभी टोल फ्री करा दिए। वहीं हरियाणा में बीकेयू की तरफ से शनिवार को पानीपत और करनाल सहित कई तहसीलों में ट्रैक्टर मार्च निकाले गए। अब आज हरियाणा के किसान मजदूर संगठनों की एक मीटिंग कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर पर होगी, जिसमें आंदोलन को लेकर अगली रूपरेखा तय की जाएगी। इसी बीच किसानों के आंदोलन को देखते हुए हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी को 19 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के चलते दिल्ली से चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन हूं। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर दे। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां 24 उत्तरी परगना जिले के संदेश खाली हिंसा में शामिल TMC नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिलाओं ने हाजरा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस ने संदेश खाली हिंसा के मामले में दर्ज की गई FIR में सामूहिक दुष्कर्म की धारा जोड़े जाने के बाद शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस नेता शिबू प्रसाद हाजरा को नजात से गिरफ्तार किया है। शिबू हाजरा के ऊपर यौन उत्पीड़न के साथ साथ धमकाने और जमीन कब्जाने के भी आरोप है। शिबू हाजरा के संदेश खाली में पोल्ट्री फार्म थे। आरोप है कि उसने ये पोल्ट्री फार्म सरकारी जमीन के साथ अन्य लोगों की जमीन पर बना रखे थे। शाहजहां शेख के करीबी होने के कारण लोग विरोध नहीं कर पा रहे थे।
संदेश खाली हिंसा के मामले में शाहजहां शेख के अलावा शिबू हाजरा और उत्तम के नाम भी सामने आए थे। शिबू हाजरा की इतनी देर से हुई गिरफ्तारी के साथ ही ममता सरकार पर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। पहले राज्य सरकार संदेश खाली हिंसा से पूरी तरह से पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन भाजपा और संदेश खाली के स्थानीय लोगों के दबाव में जब ये गिरफ्तारी हुई है तो सवाल उठता है कि ममता सरकार आखिर किस एजेंडे के तहत शिबू हाजरा को अब तक बचा रही थी। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना का दौरा कर सकते हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से खास बातचीत में सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर सीधा निशाना साधा। गौरतलब है कि सुकांता मजूमदार खुद भी मारपीट की घटना का शिकार हुए हैं। सर, पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं, एससी कमीशन ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। देखिए, एससी कमीशन एक संवैधानिक बॉडी है, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। उनका जो सजेशन है वो उन्होंने दिया है और इसमें आगे आने वाले समय में होम मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट इसमें अपना जो रूल है, मतलब अपना जो इख्तियार है वो करेंगे। सर, आपको भी चोट लगी जब आप वहां जाने का प्रयास कर रहे थे, क्या कहें? देखिए, वो तो पुलिस के साथ झड़प हुई, आपने देखा, और पुलिस किसी को अलाउ नहीं कर रही। इवन मैं टाकी में था, तो टाकी में जब था तो टाकी में 144 अलाउड, ये प्रोमलगेटेड नहीं था, लेकिन वहां पे भी मुझे रोका गया। जिस तरीके के महिला पुलिस देखकर मुझे वहां से धकेला गया और उसके कारण चोट भी आई और उसके लिए मुझे 2 दिन हॉस्पिटल में 3 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ये बहुत दुखद घटना है। डेमोक्रेसी कैसी हालत में आप समझ सकते हैं। बीजेपी अधिवेशन में इसकी चर्चा हुई और आप देख रहे हैं कि जो आरोपी है जिसको बीजेपी चाह रही गिरफ्तार हो, उसको तो मिसिंग है शेख शाहजहां। शेख शाहजहां तो मिसिंग है। दीदी के चहेते भाई है, उनको तो थोड़ी अरेस्ट करेगी दीदी। वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, समझ रहे हैं सब। सर, एक अंतिम सवाल। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अनुरोध किया प्रधानमंत्री से वहां दौरा का, जो संदेश खाली के पास ही जो उत्तर परगना है, क्या है पूरा कार्यक्रम और क्या अनुरोध? नॉर्थ 24 परगना में प्रधानमंत्री 7 को शायद आ रहे हैं, मतलब अभी तक फाइनलाइजेशन नहीं हुआ, जब तक उनके ऑफिस से नहीं है हम बोल नहीं सकते। अभी प्रोबेबली आप पकड़ लीजिए 7 को माननीय प्रधानमंत्री जी बारासात में आएंगे और वहाँ पे रैली करेंगे वोमेन्स की। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने अनुरोध किया है प्रधानमंत्री से वहां पर महिलाओं की एक रैली करने का, और अगर वहां से मंजूरी मिली तो 7 मार्च को प्रधानमंत्री का दौरा लगेगा। ये अनुरोध किया गया है पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से। और पश्चिम बंगाल में जो हालत है वो ठीक नहीं है। ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं सुकांता मजूमदार। कैमरामैन योगेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथी श्रीनिवासन से पश्चिम बंगाल विपक्ष की राजनीति और महिलाओं के मुद्दों पर विशेष बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने क्या कुछ कहना है उनका, वो आपको सुनवाते हैं। वानथी श्रीनिवासन हमारे साथ है, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला मोर्चा की। मैम, युवा और महिला, इस पर फोकस है, जो सीटें ज्यादा लानी है, खासतौर पर प्रधानमंत्री ने कहा है बूथ कार्यकर्ताओं को और बीजेपी कार्यकर्ताओं को, कैसे देखती हैं आप? सर, पहले बार द लॉन्ग पेंडिंग डिमांड ऑफ 33% रिजर्वेशन अभी मोदी जी दिया, एंड फॉर ऑर्डिनरी विमेन, रूरल विमेन, पुअर विमेन, फ्री रेशन, गैस कनेक्शन, टॉयलेट, पक्का मकान, एंड टैप कनेक्शन, जल जीवन मिशन, एंड मोर देन दैट आयुष्मान भारत। इन एनी फैमिली, परिवार में विमेन का हेल्थ इज द लास्ट प्रायोरिटी है अभी। बिकॉज ऑफ आयुष्मान भारत, the women, they feel that they would get a good treatment, the health care has been improved, and in many aspect महिला का लाइफ का ज्यादा इम्पैक्टेड है। कांग्रेस निशाना साध रही है दक्षिण भारत को लेकर, ये कह रहे हैं कि बीजेपी की वहां जड़ें नहीं है, और भी नॉर्थ साउथ डिवाइड का आप लोग आरोप लगाते हैं। किस तरह से देख रहे हैं कांग्रेस की विपक्ष की राजनीति को? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन एंटायर साउथ इंडिया में हमारा बीजेपी का ज्यादा एमपी है। No other political party is having more MPs than us. And second thing, अभी opposite political parties के opposition about BJP का और against Prime Minister का अभी point नहीं है. So because of that, they are taking this north, south, everything. But people of South India are more nationalistic people, and they now started realizing that BJP is the party where for real upliftment of their life that is been taking place. पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, संदेश खाली में या बाकी जगहों पर, कोई विपक्ष का नेता नहीं बोल रहा है। ममता बनर्जी भी खुद महिला है, लेकिन एक तरह से बचाव करती नजर आती हैं, जो बीजेपी कहती है। राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इसका जिक्र हुआ, कल चिंता जताई गई। Sandesh Khali is an another example of how
Mamtaji's government has failed its duty in protecting the safety of the women. So in the last 3 years, I am saying that hundreds of our Karyakartas are being raped, are being subjected to the criminal violence by the TMC goons. And such a shocking news that Mahila Morcha is doing protest all over country and bringing about this, how the Mamta's government is failing its duty. And we are supporting and getting the justice for those women. We are protesting for it. बहुत धन्यवाद। महिला मोर्चा की बीजेपी अध्यक्ष वो कह रहे थे कि संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है ममता बनर्जी चुप है, और जो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि दक्षिण भारत की वो बात करती है, जबकि दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा जो सांसद हैं वो बीजेपी से आते हैं। तो एक तरह से बीजेपी महिलाओं पर फोकस कर रही है और ये बात राष्ट्रीय अधिवेशन में कही गई है, और किस तरह से महिलाओं के उत्थान के लिए मोदी जी ने काम किया है उस बात को एक तरह से बीजेपी सामने रख रही है। कैमरामैन योगेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि संदेश खाली सिर्फ एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हजारों संदेश खाली बनाकर रखे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संदेश खाली में स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि संदेश खाली की महिलाओं को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं। संदेश खाली तो एक है, लेकिन ममता बनर्जी ने हजारों संदेश खाली बना के रखा है, और संदेश खाली के माताओं ने हिम्मत करके उनके ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, उन लोगों को जो अत्याचार हो रहा है, बहुत हिम्मत करके उन लोगों ने पूरा समाज के सामने उसको उजागर किया। उन्होंने न्याय का गुहार लगाया, उनको सेफ्टी देने के लिए गुहार लगाया। उन लोगों का स्थिति ठीक नहीं है। हम भी जब गए थे रामपुर तक, हम लोगों को जाने दिया था, उसके बाद बैरिकेडिंग लगाया। वहां से हम लोगों ने वीडियो कॉलिंग से उन लोगों से बात की। पुलिस ने उन लोगों के ऊपर प्रेशर कर रहा है, उसको जो बात है, उसको जो बात रखा है उसको बदलने के लिए। वहीं संदेश खाली घटना पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि किसी भी राज्य में ऐसी घटना शर्मसार करने वाली है। जहां कहीं भी इस तरह की घटना होती है वो हमें शर्मसार करती है। हमारा व्यवहार, हमारा आचरण और हमारी पहलकदमियां एक रूप होनी चाहिए। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही सत्तारूढ़ गठबंधन में भी घमासान मच गया है। चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज कांग्रेस के 8 से 10 विधायक दिल्ली कूच कर गए हैं ताकि आलाकमान से मिलकर अपनी मांगों को रख सकें। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैजनाथ राम ने भी अपने बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया है कि मंत्री नहीं बनाए जाने की स्थिति में वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इधर दिल्ली पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और झारखंड में महागठबंधन सरकार पर कोई खतरा नहीं है। निर्वाचन आयोग का दल मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में बिहार में लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर कल पटना पहुंच रहा है। आयोग के दल में दोनों निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल भी शामिल होंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार निर्वाचन आयोग की टीम अपने दौरे के क्रम में पहले दिन 19 फरवरी को राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास और पुलिस महानिदेशक RS भट्टी तथा झारखंड के केंद्रीय सुरक्षा बलों के नोडल अधिकारी के साथ सुरक्षा संबंधित प्रबंधों पर चर्चा करेगी। उसके बाद 20 फरवरी को आयोग का दल राज्य के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों के साथ बैठक करेगा। इसी दिन सभी जिलाधिकारियों ने सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ भी बैठक होगी। इस दौरान बैठक में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, प्रमंडलीय आयुक्त और विभिन्न जोन के पुलिस महानिरीक्षक भी उपस्थित रहेंगे। दौरे के आखिरी दिन यानी कि समापन के पहले दिन 21 फरवरी को निर्वाचन आयोग का दल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और बिहार के केंद्रीय सुरक्षा बलों के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा करेगा। इसके अलावा आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, उत्पाद विभाग के अधिकारियों और सीमा शुल्क के अधिकारियों के साथ आयोग की अलग से बैठक होगी। इसी दिन दोपहर बाद राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ भी चुनाव संबंधित प्रबंधों, मतदाता जागरूकता अभियान और अन्य विषयों पर आयोग के दल के साथ साथ चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को उत्तर भारत की पहली नदी जीर्णोद्धार परियोजना का उद्घाटन करने के साथ ही विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में देविका नदी के कायाकल्प की परियोजना पूरी कर ली गई है। गंगा नदी की बहन मानी जाने वाली देविका नदी स्थानीय समुदायों के लिए काफी धार्मिक महत्व रखती है।
सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम से प्रेरणा लेते हुए 2019 में देविका कायाकल्प परियोजना की शुरुआत की थी, जिसे महज 4 वर्षों में ही पूरा कर लिया गया है। वहीं उधमपुर के निवासी इस परियोजना को देविका नदी के पुनर्जन्म के रूप में भी देख रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस परियोजना से पर्यावरणीय कायाकल्प के साथ साथ स्थानीय पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। आइए सुनते हैं पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे और देविका नदी के कायाकल्प की परियोजना के पूरे होने को लेकर क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। देविका में जो सरकारों द्वारा जो काम किए गए हैं उसका मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। जो नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, जो जब हर साल आते हैं, जो अभी 20 तारीख को भी आने वाले हैं, काफी कुछ हुआ है। जैसे आप पहले देख सकते थे, पहले यहाँ पे सिर्फ जंगल ही जंगल था। जंगल कटवा के अभी नया यहाँ पे बैठने की सिटिंग अरेंज की हुई है। यहाँ पे बहुत हम कॉलेज से आते हैं, बड़े युवा यहाँ पे बैठते भी हैं। और जो भी अगर यहाँ का जो इन्फ्लुएंसर का काम किया जाता है, यहाँ यूट्यूबर्स के लिए कोई शो किया जाता है, उसके लिए स्पेशल ओपन थिएटर वो किया हुआ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये हमारा रिलीजियस प्लेस है एक देविका, और वो इसके मतलब जो फंडिंग वगैरह करते हैं, उसके जो हमारा रिलीजियस प्लेस है उसके लिए ये फंडिंग वगैरह कर रहे हैं। जब मैं पहली बार आई थी तो इधर मतलब देखने का भी मन नहीं करता था, इतनी अच्छी नहीं बनी थी ये देविका, और काफ़ी डरावनी जगह भी होती थी, चलने के लिए रास्ता नहीं होता था, और बहुत पोल्यूटेड एरिया था ये। तो पहले से तो काफ़ी चेंजेस आए हुए हैं इधर, मतलब बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ है इसका, और आने वाले टाइम पे इधर टूरिस्ट भी आएंगे। 10 साल के इस पूरे टेन्योर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी देवक मैया की काया पलटी है, देखने के काबिल है। आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। भगवान शिव की प्रतिमा यहाँ पे आप देखिए किस तरह से है, और इसके साथ साथ ब्यूटिफिकेशन, खूबसूरती भी देखने को बनती है। देवक की सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ आए हुए श्रद्धालु जो हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यहाँ पे आते हैं देवक मैया के दर्शन करने के लिए, तो हमें काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता वी मुरलीधरन ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक पर्यटक हैं। उनको अपने क्षेत्र का ध्यान रखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं हों। He is a tourist in his own constituency, so he goes once in 5-6 months. But he should also take care of the issues of the constituency. That constituency is facing man-animal conflict for more than a week. Rahul Gandhi didn't find time to visit it till now. And the reason for the death of a forest watchman, according to his family, is that he didn't get required medical assistance. Rahul Gandhi should have taken care of his constituency, ensured that at least that is a place where the frequent man-animal conflicts are there. So he should have ensured that basic medical facilities are there in his constituency. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने हैदराबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कई लाभार्थियों से बातचीत भी की। इस यात्रा का उद्देश्य विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं से लोगों को अवगत कराना है। साथ ही ये देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के करीब लाने का भी संकल्प है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल से भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने ममता सरकार पर निशाना साधा। सुभाष सरकार ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, उस पर बीजेपी ने चिंता जताई है। जब राजनीतिक प्रस्ताव आया, राजनाथ सिंह ने उस पर चिंता जताई। आज दूसरा प्रस्ताव आना है। हमारे साथ हैं सुभाष सरकार जी, जो पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं। सर, पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली तो अभी एक विस्फोट हो गया। ऐसे विस्फोट सारे अंदर हर राज्य में, हर जिला में है। हम भाजपा बहुत दिनों से कह रहे हैं बंगाल का स्थिति इस प्रकार है। ये आप अभी जनता के पास आ गया। हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इसका चर्चा हुआ, प्रस्ताव के अंदर भी है। निश्चित रूप से आप देखिए, बंगाल में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है।
एक तरफ उनको अरेस्ट किया और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री ने असेंबली में कहते हैं शाहजहां इज अ गुड पर्सन, वो अच्छे लड़का है। ये कैसे हो सकता है? एक तरफ उनको जो साथी शिबू उत्तम उसको अरेस्ट भी किया और दूसरी तरफ उनको जो बॉस उनको सर्टिफिकेट देता है। तो मन में क्या है? इंक्वायरी में उसको छूट दे देंगे? बीजेपी तो लगातार वहां कह रही है कि पश्चिम बंगाल में हालत खराब है कानून व्यवस्था की। एससी कमीशन ने जो राष्ट्रपति को सिफारिश की है उसमें कह दिया कि वह राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। एक इस तरह के हालात हैं संदेश खाली में जो हालात और जो पश्चिम बंगाल में। सारी जनता की राय तो ऐसे ही है। पश्चिम बंगाल की जनता चाहते हैं बंगाल में प्रेसिडेंशियल रूल हो जाए। बंगाल से कितनी सीटें की उम्मीद है? बंगाल से निश्चित रूप से 32 से 35 निश्चित रूप से होगा। बहुत धन्यवाद। सुभाष सरकार, उनका कहना है कि 32 से 35 बंगाल से भाजपा लोकसभा में जीतेगी और पश्चिम बंगाल में जो हालत है वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाने लायक है, ऐसा जनता मानती है। और ये केवल संदेश खाली नहीं, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। नमस्कार।